लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सवाल है, जो बीजेपी 400 पार का दावा करती है, उसकी सुई 300 से पहले कैसे अटक गई? बीजेपी खुद से बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन नंबर्स उसके पास हैं, वो भी सहयोगियों की बदौलत। मगर सवाल है कि बीजेपी का नुकसान कहां हुआ, किसने किया? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दा नहीं चला, मगर इंडिया अलायंस के राम चल गए। अब ये राम फैक्टर क्या है, ये जानने के लिए देखिए पहले एक रिपोर्ट। ये जो रिजल्ट है, जनता की रिजल्ट है। काफी बड़ा अंतर है। सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 300 पार तीसरी बार एनडीए जा रहा है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहली बार है जब 272 वाली बहुमत रेखा पार होने के बावजूद, 290 वाला आंकड़ा छूने के बावजूद, तीसरी बार सत्ता की दावेदारी करने के बावजूद इस मैंडेट को लेकर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष में गजब का उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया, और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सवाल है इस कॉन्फिडेंस की, इस बदली बदली बॉडी लैंग्वेज की वजह आखिर है क्या? इन सारी बातों को समझेंगे, समझाएंगे। पहले कुछ सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं। 2024 के इस चुनाव नतीजों का मतलब क्या है? ये चुनाव नतीजे मोदी फैक्टर के लिए क्या संकेत है? ये चुनाव नतीजे इंडिया अलायंस के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर बहुमत से पहले रोकना इंडिया अलायंस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर इसका श्रेय किन नेताओं को दिया जाएगा? आपकी स्क्रीन पर इन 3 नेताओं की तस्वीरें हैं। पॉलिटिकल सर्कल में अब ये बहस शुरू हो गई है कि चुनाव में बीजेपी के राम नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के राम चल गए। ये राम कौन है? आर मतलब राहुल गांधी, ए मतलब अखिलेश यादव, एम मतलब ममता बनर्जी। मंदिर के इश्यू रेज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिनको आम जनता के बारे में कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोग उस लाइन पर जाते थे। उन्होंने कोशिश की मगर जनता ने इसका स्वीकार नहीं किया, और इसको अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो अखिलेश जी या उनके बाकी साथी लोगों ने ठीक तरह से दिया, और जो कुछ बातें कही गई इसका स्वीकार जनता ने किया नहीं। तो क्या 7 चरणों के चुनाव में करीब 2 महीने लंबी चली वोटिंग प्रोसेस में वाकई ऐसा ही हुआ? क्या देश की जनता के लिए राम मंदिर वाला मुद्दा कोई इश्यू नहीं था?
क्या देश ने राम मंदिर को देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया? क्या पब्लिक राम मंदिर से ज्यादा नौकरी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोकल रही? सबसे बड़ा सवाल, जिस स्टेट में राम मंदिर को लेकर माहौल बना, देश के उस सबसे बड़े सियासी सूबे में राम मंदिर के नाम पर वोट पड़े या नहीं? इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर, बुनकर, सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। बयानों में धार इसीलिए है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की पिच पर लोकसभा चुनाव के फाइनल मैच में बीजेपी के रथ को प्रधानमंत्री मोदी को अगर किसी ने चुनौती दी, बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत लाने से रोका, तो वो थे यूपी के दो लड़के। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अमीरों के अरबों के लोन माफ किए, लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया। नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए। केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया। अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ की। यूपी के दो लड़के निकले बीजेपी के सामने, मोदी के सामने अड़े, लड़े, खड़े हुए, अपनी बात लोगों के सामने रखी। बार बार बीजेपी को आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगाया। उद्योगपतियों की सरकार बताया। अदानी अंबानी की याद दिलाई। इसी का असर दिखा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नंबर्स की टैली में काफी पीछे धकेल दिया। पिछली बार बीजेपी और सहयोगी दल ने मिलाकर 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार यूपी में एनडीए अलायंस कुल सीटों की आधी सीटों पर ही सिमट कर रह गया। जिन सीटों का नुकसान हुआ वो सारी सीटें अखिलेश यादव, कांग्रेस और सहयोगी के खाते में गई। अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया। एक तरह से कहा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का स्वर्णिम युग है, क्योंकि ना तो इससे पहले कभी इतनी सीटें मिली, ना ही इतना वोट परसेंट। इसीलिए यूपी में अब बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव और राहुल गांधी कॉन्फिडेंट हैं। अखिलेश यादव चुनाव वाले फाइनल मैच के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर प्रोजेक्ट होने लगे हैं। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेताशा महंगाई थोप दी। राहुल गांधी अखिलेश
सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? अखिलेश यादव और कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि इस बार जो बीजेपी 400 पार का दम भर रही थी वो 300 के आसपास ही अटकती दिखाई दे रही है? जवाब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में छिपा हुआ है। पहले अखिलेश की बात। अखिलेश यूपी में अलायंस पार्टनर के तौर पर सरल, सहज, बिग ब्रदर के तौर पर नजर आए। कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी और मैदान में सिर्फ एक मकसद से उतरे, किसी भी तरह सरकार को हटाना है। इसीलिए अखिलेश ने MY वाले पुराने चले आ रहे कास्ट कॉम्बिनेशन से अलग नया समीकरण PDA बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी आधार पर टिकट बांटे गए। सिर्फ 5 यादव प्रत्याशी रखे, सभी परिवार के थे। कैराना, संभल, गाजीपुर और रामपुर, इन्हीं 4 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। नोट करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने गैर यादव वाली OBC जातियों पर दाव लगाया। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज से कई उम्मीदवार बनाए। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की और हिंदू वोट बढ़ता नजर आया। शायद इसीलिए बीजेपी का वोट बटा, टूटा और समाजवादी पार्टी का वोट और सीट दोनों बढ़ गई। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाने के संघर्ष में लगातार रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरुद्ध अपना काम करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, प्रशासन का इस्तेमाल करती है। ये तरीका लोकतंत्र में निर्भीक और लोगों का जो निष्पक्ष होकर के मतदान करने का अधिकार है उसमें हस्तक्षेप है। चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चली और बीजेपी का मंदिर कार्ड काम नहीं आया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फैजाबाद यानी अयोध्या के तौर पर सामने आया। वही अयोध्या जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। जनता के बीच ये मैसेज गया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फैजाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह दूसरे पायदान पर खिसक गए। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है। मोदी जी को 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर है। वैसे यूपी में जो रिजल्ट आया उसे लेकर बार बार ये बातें भी उठ रही हैं कि इस बार बीएसपी का वोट कहां गया, किसे गया? तो इसका जवाब अखिलेश की काउंटर स्ट्रेटजी है। अखिलेश यादव ने इस बार नॉन यादव ओबीसी के अलावा दलितों को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। अखिलेश यादव ने इस बार 17 दलितों को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतारा। मायावती के वोट बैंक को काउंटर करने के लिए जाटव समाज के 6 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया। इसके अलावा 8 सवर्णों को भी टिकट दिया। पिछली बार आपको याद होगा कि मायावती और अखिलेश की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसका फायदा मायावती की पार्टी को मिला, लेकिन इस बार मायावती अलग थी। नतीजा ये हुआ कि उनका खाता तक नहीं खुला, उल्टा वोट परसेंट भी घट गया। जबकि पिछली बार मायावती के जिस वोटर ने समाजवादी पार्टी की बजाय कमल का साथ दिया था वो वापस आया और उसका डेंट शायद बीजेपी को भी लगा, क्योंकि बीजेपी उस उम्मीद में थी कि बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट काटेगी तो फायदा उस ट्रायंगुलर फाइट में मिल जाएगा। लेकिन यूपी ने शायद कुछ और सोच रखा था और 80 सीटों का जनादेश फिलहाल यही कह रहा है कि अब की बार 2 लड़कों की जय जयकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।